नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर हमारे संधि कार्यम चल रहा था और संधि कार्यम में हमने स्वर संधि के प्रकार सारे पढ़ लिए थे अच्छे से विस्तार पूर्वक, और उसी तरह से हमने व्यंजन संधि को भी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। और इसके पश्चात अब हमारे पास में तीसरी आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले हम वह समझेंगे। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन किया जाता है या होता है तब उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। अर्थात विसर्ग किसे कहते हैं, जो देखो जैसे से के पीछे जो दो बिंदु लगे हुए हैं ना, ये दो बिंदु, ये क्या कहलाते हैं, विसर्ग कहलाते हैं, मतलब बिंदियाँ कहलाती हैं, है ना। ये बिंदियाँ ही क्या कहलाती हैं, विसर्ग कहलाती हैं। और हम विसर्ग को है से उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको बोलेंगे सह, क्या बोलेंगे हम इसको, सह, ठीक है ना। अब इसी तरह से अब देखो सबसे पहले सत्व संधि। अब इसका सूत्र है विसर्जनीय श स, विसर्जनीय श स। यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण हो, यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण हो, अब खर में कौन कौन आता है वो हमने पहले वाले में भी पढ़ा था, अभी व्यंजन में भी। खर में कौन कौन आता है, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और श और तीनों से, ठीक है, हो तो विसर्ग के स्थान पर शयकार हो जाता है। अब देखो विसर्ग का मतलब ही ये वाला स होता है, र होता है, ठीक है। जैसे ये वाला जो स है ये होता है, र होता है, ठीक है ना बेटा। अब देखो यथा, जैसे विष्णु प्लस त्रातः। अब ये देखो विसर्ग लगी हुई ना, विसर्ग है ना। अब मैंने क्या बताया आपको कि खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर से आदेश होता है। अब आप कहोगे कि मैम खर कहाँ है, अब ये खर ही तो है, तय वर्ग का पहला अक्षर ही तो है। अब देखो अब ये दो द्वितीय व्यंजन है ना, ये तय और र मिलकर के क्या बना है, त्रय बन गया। तय और र मिलकर के क्या बन गया, त्रय बन गया। तो अब र तो आधा है और तय पूरा है, तो तय है ना वर्ग का पहला अक्षर, इसलिए स विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, स आदेश हो जाएगा। ऐसे ही आगे है राम है प्लस च, तो क्या बन जाएगा विसर्ग के स्थान पर, श। कौन सा वाला च है ये देखिए। अब जैसे अपन ने मान लो कौन सी संधि पढ़ी थी, इष्टुत्व संधि पढ़ी थी, एक अपन ने इष्टुत्व संधि पढ़ी थी, तो अपन ने ये वाला श और च वर्ग था ना, ये वाला श और च वर्ग था, तो ये एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे हमेशा, ठीक है बेटा। अगर अपन ने वहाँ पढ़ा तो यहाँ भी काम आएगा। अगर ये वाला च है तो हमको ये टू वाला श ही लगाना है। अब आगे है धनु प्लस टंकार। अब देखो इष्टुत्व संधि में हमारे पास में ये वाला ट था, इष्टुत्व संधि कौन सी, व्यंजन वाली। इष्टुत्व संधि कौन सी, व्यंजन वाली। इष्टुत्व संधि में अपन ने क्या पढ़ा था, स और तय वर्ग के बाद में यदि षटकोण वाला स और ट वर्ग था तो स और तय वर्ग के स्थान पर श और ट वर्ग आदेश हो गया था। अब ऐसे ही जब ट वर्ग है तो ट के साथ कौन आएगा, षटकोण वाला स ही आएगा, तो क्या बन जाएगा, धनुष टंकार है। क्या बनेगा, ये धनुष टंकार है। अब इस वाले टंकार के पीछे भी हमारी क्या लगी होंगी, विसर्ग लगी हुई है, ये देखिए, ठीक है। इनको हम विसर्ग बोलते हैं। जो दो बिंदियाँ होती है इनको विसर्ग बोलते हैं। ऊपर एक बिंदी होती है उसको क्या बोला था हमने, अभी कल वाले वीडियो में हमने क्या बोला था उसको, अनुस्वार, मौनुस्वार पढ़ी थी ना, मौनुस्वार संधि। ऐसे ही विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि का सूत्र क्या है, देखो वाशरी, अर्थात यदि विसर्ग के सामने कोई भी शर हो, अब शर में कौन आएंगे, तीनों से आ जाएंगे, स और स, तीनों से किस में आते हैं, शर में आते हैं। तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही आदेश होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना इसमें, जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। जैसे हरि ही प्लस शेते। अब देखो हरि के पीछे विसर्ग है तो हम इसको है उच्चारण करेंगे ना, हरि ही प्लस शेते, तो क्या बन जाएगा, या हरी शेते या हरीश शेते। ऐसे ही नी प्लस संदेश क्या बन जाएगा, निहि संदेश या निस्संदेश, ठीक है। ऐसे ही ग्रह प्लस षष्ठ है तो क्या बनेगा, सॉरी नृप प्लस षष्ठ है तो क्या बन जाएगा, नृपः षष्ठ है, अर्थात नृपस षष्ठ है। इस तरह से ये हमारी विसर्ग संधि हो गई। विसर्ग संधि बहुत ही छोटी सी है, 2-4 चीज़ें ही हमें केवल याद रखनी है इसमें। आगे अपनी आती है उत्व संधि। उत्व संधि का देखो सूत्र क्या है, अतो रो रै प्लूता दै प्लूते।
तो रो रै प्लूता दै प्लूते। बेटा एक बार याद करिए कि हमने जब स्वर संधि का अध्ययन किया था तो उसके अंतर्गत हमने पूर्व रूप संधि का अध्ययन किया था। और पूर्व रूप संधि में मैंने आपको बताया था कि ओ के बाद यदि ए होता है तो ए को अवग्रह चिन्ह आदेश हो जाता है। ए और ओ के बाद यदि ए होता है तो ए को हम अपन क्या कर देते हैं, अवग्रह चिन्ह आदेश कर देते हैं। मतलब जो एस वाला जो वर्ड था वह आदेश हो जाता है। ह्रस्व के एकार के सामने यदि ह्रस्व एकार हो तो पूर्व के ह्रस्व एकार से आगे के रेफ के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है। अब देखो क्या है, ए प्लस ए है। इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओकार, जो विसर्ग है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओकार की मात्रा होती है तथा अंतिम एकार के स्थान पर अवग्रह चिन्ह आदेश हो जाता है। अब अवग्रह चिन्ह ये आपको याद आ गया होगा, वहाँ भी अपन ने सेम वही किया था और ये अपने यहाँ विसर्ग में भी यही होगा। विसर्ग के बाद यदि ए है तो इस विसर्ग के स्थान पर तो ओ आदेश हो जाएगा और इस ए के स्थान पर ये अवग्रह चिन्ह आदेश हो जाएगा। अर्थात उत्व संधि के बाद में गुण संधि और पररूप संधि होती है। अर्थात देखो ये क्या है, उत्व संधि के बाद गुण संधि और पररूप संधि होती है। अब ये देखो अपन आ गई ना, दोनों संधियाँ आ गई अपने पास में। अब देखो कै के बाद विसर्ग है प्लस ए है तो हम क्या करेंगे, कै के स्थान पर तो क्या कर देंगे, ओ कर देंगे और ए हमारे पास है ही तो क्या बन जाएगा, को अपी। क्या बन जाएगा, को अपी। ऐसे ही राम है प्लस अवदत्त तो क्या बन जाएगा, रामो अवदत्त। ऐसे ही राम है प्लस अयम क्या बनेगा, रामो अयम। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये याद रखना है। ऐसा ही हमारे पूर्व रूप संधि में था और ऐसा ही हमारे विसर्ग संधि में है। अगर विसर्ग दिख जाती हैं, जैसे मान लो अपने पास में क्वेश्चन इस तरह से आता है, कैप और विसर्ग है और फिर उसके बाद में अपी है, ठीक है, तब तो हम इसको लगा देंगे विसर्ग संधि। लेकिन मान लो हमारे पास में को अपी आ गया या रामो अवदत्त आ गया, रामो अयम आ गया, ठीक है, तो हम इसको दोनों में से कोई भी संधि बता सकते हैं, दोनों ही हमारी राइट होंगी। जैसे मान लो आपने को अपी के अंतर्गत, अगर मान लो आपने बताया को अपी के अंतर्गत, मान लो आपने बता दिया, मान लो को अपी संधि है और को अपी के अंतर्गत आपने बताया कि इसमें पूर्व रूप संधि है, तो पूर्व रूप संधि के हिसाब से आप इसको कर सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप इसको विसर्ग संधि भी, बशर्ते कि क्या होना चाहिए, संधि विच्छेद बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर मान लो आपको विसर्ग संधि करनी है तो कै के बाद आपको विसर्ग लगाना होगा और यदि आपने विसर्ग संधि नहीं की है ना, और इसके अलावा यदि पूर्व रूप संधि करते हो तो ओ प्लस अपी होगा, ठीक है, कै पर ओ की मात्रा और अपी होगा, तभी अपना सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रह कार्य में क्या करना है, ग्रह संधि को विसर्ग संधि को आपको याद करना है और इसके उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, लिखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। ऐसे ही इसके रिवीजन टेस्ट बनाया है अपने गत कक्षाओं की जैसे, और सभी बच्चों को इसमें अपनी पूरी सहभागिता देनी है। और पिछली कक्षाओं में भी बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे से अपने टेस्ट दिए हैं, नाम, सेक्शन इत्यादि लिख करके। वेरी गुड बेटा, इसी तरह से आपको आगे भी टेस्ट देना है और इसी तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि बोर्ड की क्लास है और हमको अपनी मेहनत जारी रखनी है। देखो, अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम अथवा संधि कृत्वा संधे नामापि लिखित है। नीचे लिखे हुए पदों का हमें संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। वही कै प्लस अपी तो आपको बनाना है, रामो अवदत्त है, रामो अयम है, हरीशः शेथे, निश्चल है और राम है प्लस च। बस केवल ये आपके पास में 1 2 3 4 5 6 ही आपके पास में उदाहरण है और इन 6 के ही आपको जवाब देने हैं, क्योंकि विसर्ग संधि में इनमें से ही कोई एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है और जिसका हमको आसानी से हम जिसका आंसर दे पाते हैं। और इसी तरह से आपको देखो टेस्ट कैसे देना है। टेस्ट में सभी बच्चे अपने प्रश्नों के उत्तर यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से देंगे। छात्र अपना नाम भी लिखेगा, कक्षा और वर्ग भी लिखेगा, ठीक है, जिससे मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड रह सके कि कौन सा बच्चा है जिसने टेस्ट दिया है, कौन सा बच्चा है जिसने टेस्ट नहीं दिया है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी मुझसे लेनी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में भी बांटें। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें बच्चों।